सजीव और निर्जीव दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। अब यहाँ होता है कि हम लोग अपने अगल बगल में जब सजीव को देखते हैं तो ये दो तरह के हैं, एक पादप वर्ग, दूसरा जंतु वर्ग। पादप वर्ग और जंतु वर्ग दोनों जैव क्रिया करती है, लेकिन ये जो निर्जीव वर्ग है यह कोई जैविक क्रिया नहीं करती है। निर्जीव वर्ग कोई जैविक क्रिया नहीं करती है, अर्थात ये पादप वर्ग और जंतु वर्ग दोनों जैविक क्रिया करती है, अर्थात इसमें पोषण, श्वसन, गति, वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता ये सब क्रिया होती है। अब ये पादप वर्ग और जंतु वर्ग, हम इससे पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ये पादप वर्ग जो है इसको हम लोग उत्पादक, प्रोड्यूसर, और ये जो जंतु वर्ग है इसको हम लोग उपभोक्ता, अंग्रेजी में कंज्यूमर, इसको प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। ये पादप वर्ग जो है यह जैव प्रक्रम में क्या है, उत्पादक के श्रेणी में आता है, और ये जंतु वर्ग उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। तो ये पादप वर्ग जो है यह भी मोटा मोटी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो रूप में है, और जंतु वर्ग जो है यह यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो है ही, और उस यूनिसेलुलर में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसका अर्थ हुआ केंद्रक और कोशिकांग विहीन और केंद्रक और कोशिकांग युक्त है। तो ये जैविक क्रिया अपने लाइफ साइकिल को, जैविक सिस्टम को कायम रखने के लिए जैविक क्रिया करती है। तो जैव प्रक्रम में वे सभी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो एक जीव के लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है। अब हम देखते हैं कि बहुत से एक कोशिकीय जीव जो है उसमें पदार्थ का आवागमन या उसका जितना भी जैव प्रक्रम का क्रिया है, जैविक क्रिया, पोषण, श्वसन, गति, वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता आदि क्रिया उसके एक ही कोशिकांग के द्वारा संपादित होती है, अर्थात वह सारी क्रिया उसके एक ही अंग के द्वारा संपादित होती है। इस संपादन में एक महत्वपूर्ण रोल होता है परासरण का। परासरण को हम लोग अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। अब परासरण है क्या? जब किसी पदार्थ परासरण जब किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता
से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन जब किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन होता है तो वह क्रिया परासरण कहलाती है। When substance travel from high concentration to low concentration in a medium, this process called osmosis. तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उसके शरीर का प्रायः भाग वायुमंडलीय हवा के संपर्क में रहता है। वायुमंडलीय हवा के संपर्क में रहने के कारण उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। फलतः उस एक कोशिकीय जीव में श्वसन का क्रिया जो है नहीं होकर के ऑक्सीजन की आपूर्ति परासरण क्रिया के द्वारा होती है। हमारे बाह्य वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के कारण वातावरण गर्म रहता है और उस एक कोशिकीय जीव के शरीर के अंदर की वातावरण ठंडक रहती है, जिसके कारण बाहर से परासरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उस जीव के शरीर के अंदर रहता है। लेकिन यही स्थिति जब हम बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर जीव के बारे में करते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जितना हम अपने आसपास के बहुकोशिकीय जीव को देखते हैं, वृक्ष को ही आप ले लीजिए तो वृक्ष का जो पूरा भाग है वह वायुमंडल के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहता है। फलतः उसके शरीर के अंदर जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम लोग उस रोज भी पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह को तेज करता है। शरीर के अंदर जितने भी हम लोग खाद्य पदार्थ लेते हैं उसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में बना करके हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारे शरीर का मतलब है सजीवों के शरीर में, ये जो सजीव है सजीव वर्ग के शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। तो अब हम लोग यहाँ जैव प्रक्रम के लिए जो क्रिया अपनाते हैं उसको जैव क्रिया कहते हैं और सभी जीव सम्मिलित रूप से अनुरक्षण क्रिया के लिए अर्थात अपने जीवन के चक्र को कायम रखने के लिए कुछ जैविक क्रिया करती है। इस जैविक क्रिया को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है पोषण, न्यूट्रिशन। कोई भी सजीव जिंदा रहने के लिए मुख्य रूप से भोजन लेता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भोजन क्या है? तो भोजन सजीवों के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऊर्जा प्राप्त करके अपने शरीर के अंदर विकास और वृद्धि के प्रक्रिया को मेंटेन करता है। हम अपने आप से चिंतन करें, कभी हम बहुत छोटे बच्चे थे, जब उस टाइम से अभी तक हमने उचित मात्रा में भोजन लिया है तो हम लोगों के शरीर का संपूर्ण विकास हुआ है। इसी तरह से कोई जीव जंतु, कोई पेड़ पौधा या हम किसी गाय भैंस बकरी के संदर्भ में अगर चिंतन करते हैं, उसको अगर उचित मात्रा में
पोषक तत्व भोजन के रूप में नहीं दिया जाए तो उसके शरीर का कभी भी सामूहिक विकास नहीं होगा। हम अपने आसपास के बहुत से बीमार बच्चों को देखते हैं। बच्चा अपने माँ के गर्भ से पैदा होता है, उसको हम लोग बीमार देखते हैं। उसके बीमार रहने का मूल कारण क्या है कि जब वह बच्चा अपने माँ के गर्भ में था, उसको उचित मात्रा में भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व है, इसका भी हम जिक्र कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। अब ये हमने उचित मात्रा में उस बच्चे के माँ को नहीं दिया, जिसके कारण माँ के गर्भ में वह बच्चा क्या हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया। तो शिकार हो गया, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोषण प्रक्रिया करते हैं। भोजन या पोषण वह प्रक्रम है जिसके अंदर कोई सजीव अपने शरीर का समुचित मात्रा में विकास और वृद्धि करता है। जितना उसके शरीर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी जीव जो है उसके शरीर के अंदर दो तरह की क्रिया होती है, उसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उपापचय, सजीवों के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की सम्मिलित क्रिया आपस में एक साथ होती है, जिसको हम लोग उपापचय कहते हैं। उपापचय की दो क्रिया है, उपचय और अपचय। उपचय जीवों के शरीर के अंदर जो निर्माणात्मक क्रिया होती है, जिसके द्वारा शरीर का उचित विकास और वृद्धि होता है, उसको हम लोग उपचय कहते हैं। और जब शरीर के अंदर कहीं विकृति, घाव, घोष, रोग व्याधि का शिकार हम लोग हो जाते हैं, तो उसको अपचय कहते हैं। तो हम लोग इसको मेटाबॉलिज्म, उपापचय का अंग्रेजी शब्द है मेटाबॉलिज्म, उपचय कैटाबॉलिज्म और अपचय एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जीवों के शरीर के अंदर निर्माण और विनाश की प्रक्रिया के सम्मिलित रूप को हम लोग उपापचय कहते हैं। जब उपचय अपचय से अधिक होता है तो जीवों के शरीर के अंदर विकास और वृद्धि, उसमें उचित उसका विकास होता है। लेकिन जब उपचय से ज्यादा अपचय होता है, अर्थात निर्माणकारी क्रिया से ज्यादा विनाशकारी क्रिया होती है, तब हम लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि होता है और हम लोग बीमारी का शिकार होते हैं। तो जैव प्रक्रम का सबसे पहला स्टेज क्या है, पोषण। अब पोषण एक जैविक प्रक्रम है। इसके संदर्भ में हम लोग जान चुके हैं कि पोषण क्या है, एक जैविक प्रक्रम है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक, अब यहाँ होता है जैविक और अजैविक। जीवित स्रोत से हम जो कोई चीज लेते हैं उसको हम लोग जैविक कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है कि कच्ची सामग्री, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जल लेते हैं, यह क्या है, भोजन का कच्ची सामग्री। अब कुछ हम लोग जैविक जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे को प्रत्यक्ष रूप में या उसके उत्पाद को खाते हैं, जैसे दूध, साग, सब्जी, फल, दाना, ये सब जो खाते हैं तो ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन का अंश है। तो पोषण में शरीर उचित रूप से विकास और वृद्धि करता है।
अपना पोषण करने के लिए दो तरह का प्रक्रिया अपनाता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी या विषमपोषी पोषण। तो ये जो पादप वर्ग है, हमने पहले कहा है उपभोक्ता, ये पादप वर्ग जो है यह हमारे वायुमंडल में मौजूद जैविक और अजैविक घटकों के समूह से अपना भोजन खुद बनाती है, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, खनिज लवण और अपने में मौजूद हरे रंग के वर्णक के सहयोग से अपना भोजन बनाती है। जिस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं। तो वह जो अपना भोजन अपने बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण में कोई सजीव अपना भोजन अपने बनाता है, लेकिन हम मानव या विभिन्न जीव जंतु का जो संसार है, भगवान उसको अपना भोजन अपने बनाने का क्षमता नहीं दिया है। हम लोग मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। हम लोग या तो उस हरे पेड़ पौधे या पादप वर्ग के संसार पर में अपने भोजन के लिए निर्भर है। इस पादप वर्ग को या तो प्रत्यक्ष खाते हैं या इसके उत्पाद को खाते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और उसी स्वपोषी के ऊपर में हम लोग आश्रित होकर के उससे अपना भोजन लेते हैं, तो हम लोग परपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, हम लोग परपोषी कहलाते हैं। तो हमने उस रोज बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज और जल बनाती है। इसको हमने समीकरण में लिखा था CO2 जोड़ H2O, यहाँ सूर्य प्रकाश, हरित लवक से क्या बनाती है? C6H12O6 प्लस O2। ये जलवाष्प के रूप में होती है। ये ग्लूकोज है, ये जलवाष्प के रूप में ऑक्सीजन छोड़ती है। अब यहाँ 6CO2 6H2O, यहाँ 6H2O, ये हमारा संतुलित समीकरण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणु, जल के 6 अणु। यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या है? अणु
अणु जल, ये एक क्या बनाती है, एक अणु ग्लूकोज जोड़ 6 अणु जल वाष्प के रूप में ऑक्सीजन। ये यहाँ ऑक्सीजन का 6 अणु है, ये बनाती है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले आवे परपोषी पर में। हम लोग इसी ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज एक अणु, यहाँ हमने ग्लूकोज लिखा है, एक अणु ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज को हम जितने भी परपोषी हैं वह अपने भोजन के अंदर ले करके इसको ऑक्सीजन क्रिया के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेशाब के माध्यम से, शरीर में पसीना के माध्यम से जल को निष्कासित कर देते हैं। इस तरह से हम में और हरे पेड़ पौधे में, अर्थात स्वपोषी और